गुज़िश्ता बरस सुप्रीम कोर्ट में उन 21 अर्जियों पर सुनवाई की गई थी जिनमें ये मुतालबा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को ये हुक्म सादिर करे कि वो हम जिन्स शादियों को मंजूरी दे, ताकि भारत में जो हम जिन्स शादीशुदा जोड़े हैं उन्हें बाइज्जत जिंदगी गुजारने का हक मिले। इस मामले में 7 सितंबर 2018 भी बहुत अहम है कि जब नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। ये सेक्शन हम जिन्स परस्ती को कानून के दायरे में लाता था और होमोसेक्सुअलिटी को एक जुर्म करार देता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जरिए 377 को डीक्रिमिनलाइज करने के बाद भारत में हम जिन्स परस्ती कोई क्राइम यानी जुर्म नहीं रही और इस तरह के जोड़े अब साथ रह सकते थे। लेकिन इस फैसले के बाद भी मसला खत्म नहीं हुआ। हम जिस जोड़ों की शादी को अभी तक कोई कानूनी मंजूरी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से ना तो उन्हें गैर हम जिन्स परस्त जोड़ों की तरह हुकूक हासिल हैं और ना ही जायदाद का हक। इसके अलावा वो किसी बच्चे को औलाद के तौर पर गोद नहीं ले सकते और ना ही उन्हें पेंशन पाने का हक मिला। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा समझने वाला पहलू है शादी का रजिस्ट्रेशन, जिसके हमारे मुल्क में 2 ही तरीके हैं। एक पर्सनल लॉ के तहत यानी हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ और दीगर मजाहिब के पर्सनल लॉ, और दूसरा तरीका है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। मगर कानून की नजर में जिन 2 लोगों की शादी को मंजूरी दी गई है उन दोनों में एक मर्द और एक खातून का होना जरूरी है। इसी वजह से हम जिन्स जोड़े अपनी शादी को रजिस्टर नहीं करवा सकते, जबकि दूसरी तरफ हर भारतीय शहरी को शादी का हक हासिल है। ऐसे में अगर हम जिन्स परस्त अफराद और दीगर लोगों के दरमियान कोई फर्क किया जाता है तो उसे भी हम जिन्स तबका आइन के खिलाफ मान रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को हम जिन्स शादी को कानूनी तौर पर मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 जजों की आईनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत के फैसले से कहा था कि इस तरह की इजाजत सिर्फ कानून के जरिए ही दी जा सकती है और कोर्ट मुकन्नना के मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। आज की पेशकश में इस अहम मौजू और आर्टिकल 136 और 142 पर माहिरीन के जरिए रोशनी डाली जाएगी। अपना मुल्क अपना आइन, शक्ति संविधान की। नाज़रीन आदाब, आज की इस पेशकश में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और इस जमहूरियत में सभी के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इसी सिलसिले में सन 2023 भी बहुत अहम रहा कि जब सेम सेक्स मैरिजेस के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया, जिसमें इस पर कानून बनाने से मुतालिक जिम्मेदारी दी गई पार्लियामेंट को। इस पर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे अहम फैसले हुए, लेकिन आज की इस पेशकश में उसके तमाम पहलुओं को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के क्या कुछ इख्तियारात ऐसे हैं जो हर भारतीय के लिए मायने रखते हैं, अहमियत रखते हैं। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं माहिर कानून मोहतरमा श्वेता गगनेजा साहबा और हमारी दूसरी मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट की मारूफ वकील डॉक्टर मीनाक्षी काल्ला साहिबा। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके अलावा हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले आज के इस अहम मौजू पर मैं श्वेता जी से जानना चाहूँगा कि मैडम, जब हम बात करते हैं मैरिज के इक्वल राइट्स की और ये मुद्दा पहुँचता है पार्लियामेंट में और उसके बाद सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर भी थीं और उसके बाद अब पार्लियामेंट पर भी हैं, आखिर ये मुद्दे की जब शुरुआत की हम बात करते हैं तो कहाँ से इसका आगाज़ होता है? भारत की आज़ादी के इतने अरसे के बाद ये आवाज़ें बुलंद होती हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसले आते हैं, क्या कुछ मैं जानना चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालें, इसकी तारीख। अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए देखिए, आपने बहुत एक अहम जो मुद्दा है वो उठाया है अपनी इस डिस्कशन के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले अगर हम सेम सेक्स मैरिज की बात करें, जो कि अभी न्यूज़ में है, जिसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है, इसकी जो शुरुआत है वो 2001 में हुई थी। 2001 में सबसे पहले नाज फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी, इस जो नाज फाउंडेशन है ये एक एनजीओ है और ये बेसिकली जो एचआईवी पेशेंट के लिए काम करती है। और सबसे पहले इन्होंने ये मुद्दा उठाया था, इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि ये जो सेक्शन 377 है ऑफ आईपीसी ये डिस्क्रिमिनेटरी है। लेकिन उस टाइम पे दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मैटर को इतना नहीं सुना और उल्टा
जो नास फाउंडेशन है, जो NGO, उनको बोला यू डू नॉट हैव एनी लोकस स्टैंडी जी। तो चलिए, इसके बाद फिर एक ह्यूमन राइट वॉच, एक इंटरनेशनल NGO है, उन्होंने भी ये इस मुद्दे को फिर से उठाया कि और जो विदेशों में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ना कि सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया है, बल्कि वहाँ पे इस सेक्शन 377 को शादी तक ले गए हैं कि इवन जो सेम सेक्स कपल हैं, जो समलैंगिक कपल हैं, उनको शादी करने का भी अधिकार है। फिर उसके बाद अल्टीमेटली 2009 में जाके दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मैटर को फिर से संज्ञान में लिया और ये माना कि जो सेक्शन 377 है वो डिस्क्रिमिनेट करता है, और जो सेक्शन 377 के फेवर में जजमेंट पास किया। लेकिन 2013 में सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन के केस में जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको ओवररूल कर दिया गया। लेकिन अल्टीमेटली फिर इस केस में जो मैटर है, वो जो फाइनली जो डीक्रिमिनलाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ 2018 में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो सेक्शन, जो हिस्टोरिक जजमेंट था, वो पास किया कि जो सेक्शन 377 है उसको डीक्रिमिनलाइज किया कि जो समलैंगिक, जो सेम सेक्स कपल हैं, अगर वो कंसेंटिंग, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द सेम कंसेंसुअल सेम सेक्स कपल इज लीगल, और उसको सेक्शन 377 उससे मतलब अब जुर्म नहीं माना जाएगा, उसे क्रिमिनलाइज नहीं, उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा, उसको सेक्शन 377 को हमने स्क्रैप कर दिया। तो बेसिकली ये जो मुद्दा है तब स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमने उनको साथ रहने का राइट तो दे दिया। अब साथ रहने तक तो, साथ रहने के बाद ये था कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो ये है कि उनको शादी का भी अधिकार दिया जाए। जी, शादी का भी अधिकार दिया। इस पर और मजीद गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं मीनाक्षी जी से भी जानना चाहूँगा कि 1860 में एक कानून बनता है और वो आज़ादी के 60 साल तक आगे भी कायम रहता है। उसके बाद में कहाँ आकर के लगता है कि अब क्या उस कम्युनिटी की तरफ से कोई पहल नहीं की गई थी, इस वजह से वो कानून चलता रहा था, या हमें ये लगा कि नहीं, अब दूसरे मुल्कों में भी इनको मान्यता दी जा रही है और हमारे मुल्क में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है? तो मैं मीनाक्षी जी से चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा आप रोशनी डालें। तो बेसिकली जैसे ये स्टार्ट हुआ, स्पेशल मैरिज एक्ट एक बनाया गया था 1954 में, जिसमें ये बोला गया था कि किसी भी धर्म के लोग किसी भी और धर्म के लोग से शादी कर सकते हैं। बट अगर आप सेक्शन 4 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट पढ़ें तो उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 2 सेम सेक्स के लोग शादी कर सकते हैं। उसमें भी यही लिखा हुआ है कि स्पेशल मैरिज एक्ट बोलता है सेक्शन 4 में, एक महिला और एक पुरुष अलग अलग धर्म के लोग साथ में शादी कर सकते हैं अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। ये वाला सेक्शन जो है स्पेशल मैरिज एक्ट का, इसी को अभी जो ये सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट थी उसमें यही चीज़ को लिया गया कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है या तो उसको स्ट्रक डाउन किया जाए या उसमें ये भी डाला जाए कि सेम सेक्स के लोग उसके अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर सकते हैं। और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने ये न्याय दिया कि हम एज ए जुडिशियल बॉडी नहीं इस सेक्शन को पास कर सकते, ये लेजिस्लेटिव का काम है, संसद या पार्लियामेंट है वो इस कानून को बनाएंगे और हम इसको नहीं बना सकते। अभी तक क्या कानून है? अगर 2 लोगों की शादी होती है तो अभी तक हमारे देश में उनके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कानून है? एक तो आपने बता दिया स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, दूसरे क्या हमारे जो पर्सनल लॉज हैं उन्हीं के तहत, या कोई और भी एक रास्ता है जहाँ कहीं जाकर के इस तरह की शादियाँ? और सब शादियों में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या वहाँ पर एक मर्द और एक औरत का होना ही ज़रूरी है? मैं बिल्कुल इस पर आपने ये बात सही बोली कि जो हमारे लॉज हैं, जो पर्सनल लॉज हैं रिगार्डिंग मैरिज एंड ऑल्सो स्पेशल मैरिज एक्ट, ये सब यही रिकॉग्नाइज करते हैं कि अ मेल एंड अ फीमेल दोनों साथ में शादी कर सकते हैं और उस शादी को वैलिडिटी देती है ये एक्ट। कोई भी, अगर आप सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, उन्होंने ये बोला है कि आप शादी कर सकते हैं बट उस शादी को जो लीगल वैलिडिटी है वो नहीं मिलेगी। आप शादी कर भी लेते हैं, जो कस्टमरी लॉज हैं उसके अंडर आप कर सकते हैं, जो स्पेशल लॉज आपके हैं, बट उस लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, जो लॉज है हमारे उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो अगर कोई लड़का और लड़की या 2 लड़के या 2 लड़कियां साथ में शादी करते हैं तो अगर आप देखें एडॉप्शन के लॉज हैं उनमें उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर वो इंश्योरेंस लें साथ में उसका उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, सक्सेशन का जो लॉ है उसमें उनकी मैरिज को नहीं रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इन सब लॉज के जो बेनिफिट होते हैं वो इस
सेम सेक्स कपल को नहीं मिलेगा, बिकॉज जो हमारे स्पेशल मैरिज एक्ट है और जो हमारे पर्सनल लॉज हैं रिगार्डिंग मैरिज, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं सेम सेक्स मैरिज को। डॉक्टर श्वेता जी, क्या यही मुतालबा है कि सिर्फ शादियां जो हैं होमोसेक्सुअल की उन्हीं को रजिस्टर किया जाए, उन्हीं को मंजूरी दी जाए, या इसके अलावा भी कुछ और मुतालबे हैं जो इसके साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं? देखिए, जैसे मीनाक्षी जी से भी अभी जो आपने सवाल किया, मैं उसके आगे आपको जवाब देती हूँ कि जो मैरिज है, देखिए जो मैरिज है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और विच इज़ रेगुलेटेड बाय द पर्सनल लॉज, चाहे बी इट अ हिंदू मैरिज एक्ट, पर्सनल मुस्लिम मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट। तो ये जो हमारा मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि बेस्ड है कस्टम्स पे जी। और किसी भी कस्टम में जो भी जितने भी, क्योंकि जो लॉ बने हैं, जो पर्सनल लॉज बने हैं, वो कस्टम पे बेस्ड हैं और जो लॉज हैं, जो कस्टम्स हैं, वो वी हैव बीन फॉलोइंग सिंस सेंचुरीज। और कहीं पे भी इन लॉज में जो लॉज हैं ये हेट्रोसेक्सुअल यूनियन की बात करते हैं, क्योंकि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मैरिज? पर्पस ऑफ द मैरिज इज़ टू प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन, समाज को आगे लेके जाना है। और कहीं पे भी अगर आप बात करेंगे जो समलैंगिक हैं या सेम सेक्स कपल हैं, उनकी कहीं पे भी किसी भी लॉ में कोई जिक्र नहीं है उस चीज़ को। अब बात आपने जो मुद्दा उठाया कि रजिस्ट्रेशन का, देखिए रजिस्ट्रेशन तो एक प्रूफ ऑफ मैरिज है। जो मैरिज की वैलिडिटी है, जो शादी की वैलिडिटी है, चाहे किसी भी पर्सनल लॉ में, वो ये कहता है कि शादी मान्य तभी मानी जाती है, वैलिड तभी होती है जब वो उन कस्टम्स में, जो उस पर्सनल लॉ में कस्टम प्रिस्क्राइब्ड है, उसके अकॉर्डिंग हुई है। अगर आज के भी टाइम में अगर मान लीजिए शादी हमने रजिस्टर नहीं कराई है, इट डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ अ मैरिज। आप मेरी बात समझे? तो वो जो शादी है उसकी जो वैलिडिटी है उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसीलिए अब जो प्रमोट करता है ताकि उससे क्या होता है कि इट्स अ प्रूफ ऑफ द मैरिज। तो इसीलिए तो हमें जो शादी की मान्यता है वो तो उसके अकॉर्डिंग है कि शादी उस कस्टम के, उन रिचुअल्स के मुताबिक होनी चाहिए, जिस कस्टम और रिचुअल के जो ब्राइड है या ब्राइडग्रूम है उससे बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल। आपने मीनाक्षी जी एक बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने कि जिक्र नहीं है उनका कहीं भी। अब एक तो जिक्र नहीं है क्योंकि उस वक्त में या तो उनको नेग्लेक्ट किया जाता था, उनकी बात ही नहीं की जाती थी, लेकिन अब ज़माना तेज़ी से बदल रहा है। अब जब जिक्र की बात होती है तो मुद्दे भी आते हैं अदालतों के सामने। एक नालसा का भी जजमेंट आया था जिसको नालसा जजमेंट के नाम से जानते हैं 2014 में, और फिर थर्ड जेंडर की भी बात की गई। मैं चाहूँगा कि अदालतों ने हमारे देश में क्या रोल प्ले किया, अगर हम की बात करें, होमोसेक्सुअल कम्युनिटी की भी बात करें, उनको प्रोटेक्ट करने में, उनके राइट्स उनको देने में, और कहीं ना कहीं उनको उनके साथ रहने को डीक्रिमिनलाइज करने में हमारी अदालतों का क्या रोल है? जैसे मैम ने पहले भी बताया है कि हमारे जो ये थर्ड जेंडर है, आपने देखा होगा ये शुरुआत उसी से हुई थी जब ये थर्ड जेंडर को एक अलग से कॉलम दिया गया इन ऑल द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। यहाँ से ये शुरुआत हुई कि जो थर्ड जेंडर है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। उसके बाद 377 पे मुद्दा आया, जहाँ पे हाई कोर्ट में बहुत सारी पिटिशंस गई, सुप्रीम कोर्ट में भी रिट पिटिशंस गई। सुप्रीम कोर्ट ने 377 को स्ट्रक डाउन किया और ये बोला कि 377 जो बोलता है कि सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को वैलिडिटी नहीं देता था, उसको वैलिडिटी देते हुए ये बोला गया कि अगर सेम सेक्स के लोग अगर साथ में रहते हैं या अगर रहना चाहते हैं तो उसमें कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होगी, आईपीसी की धारा को, इसलिए उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया। जब ये 2022 में ये जब जजमेंट आई, उसके बाद ये आया कि 377 के अंडर देर आफ्टर कि उनकी मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जाए। तो आप देखेंगे कि टाइम एंड अगेन जो हमारी अदालतें हैं उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है कि जैसे सब बढ़ रहा है, सब बढ़ोतरी हो रही है, उसी हिसाब से इस जेंडर को भी रिकॉग्नाइज किया गया। सब्सिक्वेंटली उनके जो रिश्ते हैं उसको भी तवज्जो दिया गया और अब उनकी शादी के ऊपर भी उन्होंने बोला गया। और राज्यसभा में अभी ये बिल भी पेंडिंग है जिसमें ये जो रिलेशनशिप है सेम सेक्स मैरिज का जो है सर्टिफिकेशन, उसके लिए एक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। अदालत ने साथ रहने की मंजूरी दे दी है। अब
उसके आगे बढ़कर क्या जरूरी है कि इस शादी को भी मंजूरी दी जाए, क्योंकि उनका साथ रहना आप कहीं से कहीं तक भी अब जुर्म की कैटेगरी में नहीं आता। तो आपको क्या लगता है कि इसकी मंजूरी मिलना, शादी की मंजूरी मिलना क्यों जरूरी हो जाता है, क्यों ये मुतालबा उठा? ये बहुत ज़रूरी है कि अगर दो लोग साथ में रह रहे हैं तो उनकी मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जाए। वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप देखें, अगर एक पति पत्नी हैं या एक शादीशुदा कपल है, तो वो शादीशुदा कपल के साथ और भी बहुत चीज़ें आती हैं। उनके बच्चे हैं, उनकी इंश्योरेंस है, उनके लीगल राइट्स हैं, जैसे सक्सेशन का राइट है। तो ये सब राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए वो मैरिज को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो मैरिज को रिकॉग्नाइज करना है, अगर वो मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं है, तो ना वो कभी अडॉप्शन में आ पाएंगे, ना वो कभी इंश्योरेंस अपनी ले पाएंगे, ना उनको कोई और भी सक्सेसरी राइट मिलेंगे, वसीयत नहीं बन पाएगी जिसमें वो बोल सकें। तो ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक शादी को रिकॉग्नाइज किया जाए अंडर द लॉ। और वो अंडर द लॉ अगर रिकॉग्निशन नहीं मिले किसी शादी को, तो रजिस्ट्रेशन के बिना आई थिंक वो पति पत्नी कहलाए ही नहीं जाएंगे। वो बोल ही नहीं पाएंगे कि हम पति पत्नी हैं। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि मैरिज रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। तो जब तक वो शादी को रिकॉग्नाइज अंडर द लॉ नहीं होता है, तब तक वो शादी को रिकॉग्नाइज एज सोसाइटी आप नहीं कर सकते। और इसीलिए सिर्फ एक दो नहीं, 21 अर्जियां तकरीबन ये सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। 21 पिटिशंस फाइल की जी हाँ, और वो 21 अर्जियों के ऊपर ये फैसला आया। लेकिन उस कम्युनिटी का ये भी कहना था डॉक्टर साहब कि सुप्रीम कोर्ट खुद क्यों नहीं कानून बनाता, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि पार्लियामेंट इस पर कानून बनाएगी। मैं चाहूँगा कि एक माहिर कानून के तौर पर आप इस पर भी रोशनी डालें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला लिया है तो किन बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। जी देखिए, आपको इस जो सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 3:2 मेजॉरिटी में ये डिसीजन लिया गया, और इसमें जो 5 जजेस की जो बेंच थी, उन 5 जजेस ने ये माना कि ये जो मुद्दा है, जो सेम सेक्स मैरिज, ये जो मैटर है, इस मैटर पे पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी आपसे ये जिक्र किया, जो मैरिज है, मैरिज के साथ रिलीजन, सोसाइटी, दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। और जब बात आती है सोशल इंटरेस्ट की, जब हम बात करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन की, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समाज क्या चाहता है जी। क्योंकि जो मैरिज का जो इशू है, क्योंकि पहले तो ये है कि ये कंकरेंट लिस्ट में फॉल होता है, और इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट अगर सिर्फ शादी को मान्यता देना नहीं है, जैसे पहले भी जिक्र हुआ हमारी डिस्कशन में, क्योंकि इसके साथ साथ 160 और लॉज हैं जो इम्पैक्ट होते हैं। अगर शादी को, सेम सेक्स मैरिज को अगर जो सुप्रीम कोर्ट है अगर मान्यता देता है, उस इसका जो सीधा असर है वो कम से कम 160 लॉज पे आता है। तो इसीलिए ये 5 जजेस ने इस जजमेंट में माना कि ये जो मैटर है, इस मैटर में जो पार्लियामेंट है, ये उसके डोमेन में आता है, उसको लॉ बनाना चाहिए। तो क्योंकि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है जी। और जो पार्लियामेंट है, इट रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल, सो देयरफॉर दिस इज देयर ड्यूटी, इट बिकम्स देयर ड्यूटी, ये उनकी ड्यूटी है कि इस पे सबसे पहले कि समाज क्या चाहता है, समाज की डिमांड क्या है, सबसे पहले ये ज़रूरी है। अगर उनको लगता है कि हमारा समाज, जो हमारी सोसाइटी है, हैज़ बिकम मैच्योर, अगर हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, उस टाइम पे इस लॉ को वो डेफिनेटली लेके आ सकते हैं और उस पर कानून बना सकते हैं। इस पर कानून बना सकते हैं जी। मीनाक्षी जी कुछ कहना चाहती हैं? जरूर कुछ ऐड करना चाहती हूँ। बेसिकली इसका नीड जो अराइज हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मैरिज इज़ अ फंडामेंटल राइट। बट इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ऑल्दो गेटिंग मैरिड इज़ अ फंडामेंटल राइट, बट इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ बेसिकली ओनली अ राइट दैट इज़ लिमिटेड टू यू। आप उसको फंडामेंटल फ्रीडम कह सकते हैं, फंडामेंटल राइट नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। मैरिज करना अलाउड है, बट एज अ मैरिज इट इज़ अ फंडामेंटल फ्रीडम दैट यू कैन गेट मैरिड टू एनीबडी
on the same sex. Right to choose basically a partner. Right to choose a partner is the, you know, the fundamental right. But right to marry is not a fundamental right. और ये तमाम बातें देखा जाए तो उस वक्त सामने रखी गई जब ये सुनवाई चली और अदालत में ये एक अहम फैसला लिया गया। हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके पास बहुत सारे सवाल हैं इस अहम मुद्दे को लेकर। उन तमाम सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। और अब यहाँ हमारे स्टूडेंट के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाबात। जी हाँ, किसका सवाल है और क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते, मेरा नाम गुरलीन कौर है और मेरा ये सवाल है कि सेम सेक्स मैरिज और हेट्रोसेक्सुअल मैरिज में डिफरेंस क्या है? जी मैं चाहूँगा हमारे दोनों ही एक्सपर्ट जो हैं वो उस सवाल के ऊपर अपने थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं अपना रिएक्शन। इस पे जो आपने सवाल किया है कि इसमें डिफरेंस क्या है सेम सेक्स और हेट्रोसेक्सुअल। सेम सेक्स मीन द पार्टीज मीन दे आर फ्रॉम द सेम जेंडर, और हेट्रोसेक्सुअल मीन कि पार्टीज आर फ्रॉम द डिफरेंट जेंडर। तो अगर आप हमारे मैरिज स्ट्रक्चर को देखते हैं वो हेट्रोसेक्सुअल यूनियन को रिकग्नाइज करता है, मेल एंड अ फीमेल। जो सेम सेक्स का इशू जो है कि बोथ द जेंडर्स mean the male, either male or the female, they have a right to marry. So this is the difference between same sex or the heterosexual. मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जो सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट है वो डिफाइन करता है कि एनी मैरिज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, और जो सेक्शन 4 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट है वो भी यही बोलता है कि अ मैरिज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन। सो सेम सेक्स मैरिज में अ मैन एंड अ मैन गेट्स मैरिड एंड अ वुमेन गेट्स मैरिड, but in a heterosexual relationship a man and a wife get married. जैसे अब हमारे पास पूरी फ्रीडम है कि हम जैसे मर्जी अपनी लाइफ जी सकते हैं। Yes please, yes. तो लाइक शुरू से पूछिए। जैसे अब हम सबके पास फ्रीडम है कि हम जैसे मर्जी अपनी लाइफ जी सकते हैं, सब फ्रीडम्स हैं, तो दो कपल्स जो सेम सेक्स के हैं उनकी मैरिज को लीगलाइज करने में इतनी ज़्यादा इश्यूज क्यों आ रहे हैं? सी द डिफ़िकल्टी की इसमें इश्यूज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो लॉज हैं वो लॉज जो रिकॉग्नाइज करते हैं अ मैरिज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, वो ये रिकॉग्नाइज नहीं करते कि 2 मैन कैन गेट मैरिड और 2 फीमेल्स कैन गेट मैरिड। सो इसीलिए वो डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि मैम ने भी जैसे बताया कि 160 लॉज हैं हमारे यहाँ पे जिनको चेंज करना पड़ेगा टू रिकॉग्नाइज द सेम सेक्स मैरिज, because the law says कि a marriage is only between a man and a woman. It does not recognize a marriage between 2 men or 2 women, and therefore it is important that difficulty is being coming, and therefore Parliament has now been given the right to actually make a law to recognize such marriage. 160 कानून हैं जी, मैं चाहूँगा कुछ बताएं ऐसे जो हमारे कानून हैं जो डायरेक्टली इस पर असर डाल रहे हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि सिर्फ मैरिज नहीं है, मैरिज के साथ साथ मैरिज इज अ बंडल ऑफ राइट्स जी। फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द मैरिज इज फॉर द प्रोक्रिएशन, उसके साथ साथ पार्टीशन अडॉप्शन है, उसके साथ इनहेरिटेंस है, सक्सेशन है, पेंशन है, इंश्योरेंस है। देखिए, मैं आपको जैसे एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन किया तो उसमें कि डिफ़िकल्टी क्यों आती है, डिफ़िकल्टी के कारण बहुत सारे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब 2 कपल्स जिनकी जो हेट्रोसेक्सुअल कपल हैं, दे आर लिविंग टुगेदर एज अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, उनमें कोई इशू अराइज होता है, कोई भी इशू जो अराइज होता है, फॉर एग्जांपल वाइफ है वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर कोई केस फाइल करती है, तो उस केस में अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करेंगे, वो बेसिकली वो जो लॉ है, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वो बेसिकली जो फीमेल है, जो फीमेल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट द विमेन। तो उस केस में अगर आप सेम सेक्स की बात करोगे, नाउ हु विल एक्ट एज अ हस्बैंड, हु विल एक्ट एज अ वाइफ, तो बेसिकली
इम्प्लीमेंटेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करिए कि हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि अब उसमें मेंटेनेंस का इशू आ जाता है। देखिए, मेंटेनेंस के लिए हमारे पास जो प्रोविजंस हैं वो अलग अलग हैं जी, ठीक है, जिसमें जो ऑब्लिगेशन है, अगर हमारे पर्सनल लॉज में ज़्यादा जो ऑब्लिगेशन है वो हस्बैंड पे है। अगर वाइफ इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू मेंटेन हर सेल्फ आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज, अगर डाइवोर्स पास हो जाता है, उसके बाद वाइफ इस पोजीशन में नहीं अपने आप को मेंटेन कर पाए, तो द ड्यूटी है, वो जो ओनस है वो लाए होता है हस्बैंड पे टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू द वाइफ, टू द चिल्ड्रन, टू द एजेड पेरेंट। तो इस सिचुएशन में कौन मेंटेनेंस देगा? तो इसे ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। डाइवोर्स की बात की तो वो अगर हम तलाक की बात करते हैं तो वो भी उसी कानून के तहत तलाक हो सकती है जिसके तहत आपकी शादी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां भी एक मसला आता है कि आप किस कानून के तहत तलाक लेना चाहते हैं। बिल्कुल। और आजकल के समाज में से बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हमारे सामने जहाँ तलाक के इश्यूज आते हैं। बिल्कुल जी, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम कुणाल कपूर है और मेरा सवाल ये है कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में या मुस्लिम मैरिज एक्ट में या स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ कानून गिवन है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट का उठाया जाए तो सेक्शन 9 कॉन्जुगल राइट के बारे में जो बात करता है, या सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो कि ग्राउंड ऑफ डिवोर्स की बात करता है। तो सर, जब ये सेम सेक्स मैरिज पे कोई कानून बनेगा तो हमें वो वाले लॉज मिलेंगे या उनको चेंज कर दिया जाएगा? क्योंकि एक तरह से ये नया कानून है, तो क्या पुराने वाले को ही आगे कैरी किया जाएगा जो ग्राउंड बना रखे हैं डिवोर्स के या कॉन्जुगल राइट के या मेंटेनेंस की जितनी भी चीज़ें हैं, ये चेंज कर दिया जाएगा? इसको चेंज किया जाएगा या नए कानून में ये तमाम चीज़ें शामिल की जाएंगी? क्योंकि ये तमाम पहलू जो हैं एक ज़िंदगी में एक शादीशुदा जोड़े के साथ ये तमाम पहलू जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा पहला रिएक्शन डॉक्टर मीनाक्षी जी, उसके बाद डॉक्टर श्वेता। इसमें आई वुड लाइक टू ऐड, जो ऑलरेडी हमारे लॉज एग्जिस्टिंग हैं वो एक मैरिज को बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन ही रिकॉग्नाइज करता है, एंड देयरफॉर इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि हम इन लॉज को चेंज करने में या इनमें अमेंडमेंट करने में नहीं सक्षम है। इसको पार्लियामेंट को ही ड्यूटी दी गई है। इसीलिए पार्लियामेंट में एक बिल पेंडिंग है जिस बिल में सेम सेक्स मैरिजेस के लिए अलग से एक कानून बनाया जा रहा है, सो दैट आपके जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं जिसमें एक मैन एंड वुमेन की मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जाता है उनमें कोई बाधा नहीं आए, और जो नया लॉ बने वो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करे। और जाहिर सी बात है वो जो बिल होगा उसके अंदर जो और भी उनके बेनिफिट्स हैं उनके बारे को ध्यान रखा जाएगा और फिर लॉ पास होएगा। जी, एक थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चाहूँगा। देखिए, इसमें जो आपने कंजुगल राइट्स की बात करी और डाइवोर्स की जो बात करी है, उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, अब एटलीस्ट वो टाइम है, क्योंकि आज़ादी के 60 साल के बाद रफली 2001 जो मैंने जिक्र किया आपसे नाज फाउंडेशन के केस का, कि हमने वी स्टार्टेड एटलीस्ट टॉकिंग अबाउट द राइट्स, द कंसर्न ऑफ द सेम सेक्स जेंडर जी। और अब हम उस स्टेज पे हैं कि अगर हम सेम सेक्स मैरिज को रिकग्नाइज करते हैं तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है, सेक्शन 13 राइट ऑफ डाइवोर्स है। देखिए, उसमें जो ऑब्जर्वेशन है इस इशू को लेके, जो ऑब्जर्वेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, उसमें जो जस्टिस कौल और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो बात की है उन्होंने सिविल यूनियन की। उन्होंने सिविल यूनियन की बात करी है कि हम सिविल यूनियन के बारे में, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जो मैरिज को रिकग्नाइज नहीं कर सकते, बिकॉज मैरिज एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जी। मैरिज को रिकग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट हम सिविल यूनियन को रिकग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो सिविल यूनियन जो है वो मैरिज का स्टेटस तो नहीं देगी, लेकिन मैरिज से जुड़े जितने बेनिफिट्स हैं जी, उनके बारे में एटलीस्ट जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनको रिकग्नाइज कर सकती है। तो वो आने वाले टाइम पे मैंने जो दलीलें पेश की गई सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आने वाले टाइम पे हम उनके बारे में आगे उनको लेके जा सकते हैं। मतलब बुनियाद वही रहेगी? बुनियाद वो रहेगी, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है, क्योंकि जो सिविल यूनियन की मैंने आपसे बात करी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर देखिए हमें ये जो मुद्दा है, ये जो सेम सेक्स मैरिज का जो इशू है, हमें दोनों को माइंड में रख के आई मीन जो पहलू है, जो वो जिनकी जो सेम सेक्स जो कपल्स हैं बेसिकली, उनको भी माइंड में रखना है
और वो जो हमारी जो नेचुरल सोसाइटी है, जो जिसकी तादाद ज्यादा बड़ी है, जिसकी तादाद बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है, उसको भी माइंड में रखना। हम कंप्लीटली नो डाउट वो माइनॉरिटी में है, लेकिन उनके जो कंसर्न्स हैं, जो उनके राइट्स हैं, हम उनको कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट इग्नोर इट। वो हम मानते हैं कि शायद वो टाइम अभी नहीं है कि हम मैरिज को रिकग्नाइज करें, क्योंकि मैरिज अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। उसमें बदलाव करने के लिए पहले समाज में बदलाव लाना पड़ेगा, समाज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लीगल एक्सेप्टेंस और सोशल एक्सेप्टेंस में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि अगर आपके पास, हमारे पास जैसे एग्जाम्पल था, आप जो सबरीमला केस था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, सोसाइटी सेड नो, राइट, सोसाइटी सेड नो। तो पहला एक्सेप्टेंस जो है वो सोसाइटी की तरफ से होना चाहिए। बिल्कुल, तो फर्स्ट रिकॉग्निशन इज फ्रॉम द सोसाइटी, देन बिल्कुल लीगल एक्सेप्टेंस से पहले सोसाइटल एक्सेप्टेंस ज्यादा जरूरी है उस कानून में बदलाव करने के लिए। तो ये सारे मुद्दे रहेंगे, और उसमें देखिए यूनियन, जो सिविल यूनियन है, उसमें क्या निकल के, और हम किस हद तक जाके जो सेम सेक्स कपल हैं, जो वो डिमांड कर रहे हैं, जो शादी की जो डिमांड कर रहे हैं, वो किस हद तक उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। यहाँ एक मुद्दा और आता है, आप दोनों माहिरा कानून हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो शादी का एक मसला है, इसको हमने हमेशा मजहब के नज़रिए से हमने इसको डील किया, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट की बात हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात हो। लेकिन अगर इनके लिए कोई कानून बनाने की बात होती है, मुतालबा होता है, तो क्या आपको लगता है कि ये मजहब और दूसरी तरफ उनकी शादी की मंजूरी, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट होगा इसको डील करने में, या इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के साथ साथ इसको किया जाएगा? क्योंकि मजहब भी अपना मायने रखता है शादी में, और उसके बाद में ये शादी भी एक अहम मजहबी उसमें आ जाती है। दोनों से जानना चाहूँगा, मीनाक्षी जी हंस रही हैं, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस चीज़ को किस तरह से को रिलेट किया जाएगा। आप जैसे जानते होंगे कि जो स्पेशल मैरिज लॉज है, पहले ऑलरेडी कस्टमरी लॉज के अकॉर्डिंग कोई भी किसी से भी मैरिज कर सकते हैं, अपने धर्मों में शादी कस्टमरी लॉ से आप कर सकते हैं। बट ये जो आपका लॉ था, ये उस 1954 में ही बन गया था, जो स्पेशल मैरिज एक्ट था। उस स्पेशल मैरिज एक्ट में ये बोला गया था कि कोई भी धर्म से, अगर वो किसी और धर्म से शादी करना चाहता है, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर कर सकता है। क्योंकि जो आप, जाहिर सी बात है, जो हमारे यहाँ रीति रिवाजों से शादी होती है, जो हमारे कस्टम्स होते हैं, उनके मुताबिक हर कोई इंसान शादी करता है। बट अगर दो धर्मों के लोग शादी करना चाहते हैं, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज ऑलरेडी एक लॉ इन एक्शन है जिसमें स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसको वो बोलते हैं कि रीति रिवाजों के बिना भी आप सीधा कोर्ट मैरिज करके आप अपनी शादी कर सकते हैं, अगर आप धर्मों के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। यानी इसी तरह का कोई रास्ता इसमें भी निकल आ सकता है। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम लतिका है और मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट क्या मेजर इश्यूज फेस कर रही है एक प्रॉपर लॉ एनफोर्स करने के लिए अबाउट सेम सेक्स मैरिज? क्या मसले सामने आ रहे हैं, किस तरह के इश्यूज उनके सामने आ रहे हैं सरकार के सामने? मैं सबसे पहले डॉक्टर श्वेता से जानना चाहूँगा। देखिए, सरकार के सामने जो इशू है वो एक्सेप्टेंस का इशू है, जो सबसे बड़ा जो इशू है, क्योंकि जो सेंटर का जो इसमें जो टेक था इस जजमेंट में, वो यही था कि जब तक लीगल एक्सेप्टेंस से पहले, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, वो सोशल एक्सेप्टेंस का है। वो जब तक सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, तब तक हम इस पे आगे बात जो है वो आगे बात नहीं कर सकते हैं। सरकार ने एक कमेटी बनाने की भी बात कही थी, ताकि जो भी इनके मुद्दे हैं उनको डील किया जा सके, हाँ, उनका हल किया जा सके। बिल्कुल नहीं, देखिए, फिर हम इसमें अगर वही मैंने जो पहले आपसे जिक्र किया कि जो इस जजमेंट ने भी बोला है कि एक हाई लेवल कमेटी है, उसको कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, जो इस पे जो डेलिब्रेट करेगी, इस पे डिस्कस करेगी। और इस जजमेंट में कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया है, वो ये है कि हमें इस मुद्दे पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए। बात कैसे करनी चाहिए? जागरूक करना चाहिए समाज को, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऐसे नहीं मिलेगा हमें समाज में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद इन इश्यूज से कोई लेना देना नहीं है,
या इसके बारे में अवेयर नहीं है, या अगर अवेयरनेस है तो लेकिन वो आधी अधूरी है, इसका क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है उसके बारे में जागरूकता नहीं है. आई थिंक सेंसिटाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू. ये बहुत सेंसिटिव इशू है, तो इसको हमें उसी सेंसिटिविटी के साथ ही डील करना चाहिए. वी नीड मोर एंड मोर डिस्कशन on this issue. We need the participation from the society, ताकि उस पार्टिसिपेशन के बाद ही जो निकल के आएगा तभी हम इस पे कुछ ना कुछ कंक्रीट जो डिसीजन है वो ले पाएंगे, इसके ऊपर ले पाएंगे जरूर. जी मीनाक्षी जी कुछ कहना चाहती हैं इस मुद्दे के ऊपर? नहीं, ये जैसे मैम ने ऑलरेडी बोला कि जो हाई लेवल कमेटी है वो एक्चुअली इन सब चीज़ों को कवर करके ही इसलिए इतना टाइम लग रहा है इस लॉ को आने को, क्योंकि सब चीज़ों को कंसिडर करके ही ये लॉ बनाया जाएगा जो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करेगा. तो आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है. मीनाक्षी जी जैसे दूसरे मुल्कों की अगर हम बात करें जहाँ से देखने के बाद ये आवाज़ें और मज़ीद बुलंद हुई कि इनके राइट्स होने चाहिए, उनके लिए स्पेशल जो है कानून बनने चाहिए, क्या जिन मुल्कों में कानून बन चुके हैं जहाँ इनकी शादियों को सेम सेक्स मैरिजेस को अप्रूवल दे दिया गया, मंजूरी दे दी गई, वहाँ भी कुछ मसले सामने आए हैं बाद में या समाज ने उसको एक्सेप्ट किया है? अगर आप वैसे बात करें ग्लोबली तो 34 कंट्रीज़ हैं जो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करती हैं. बट अगर आप एशिया की बात करें तो सिर्फ एक ताइवान है जो एशिया में जो रिकॉग्नाइज करता है सेम सेक्स मैरिज को. तो इससे दिखता है कि एशिया में और भी कंट्रीज़ हैं जिसको आगे आना चाहिए और सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए. अगर आप ग्लोबली बात करें तो यूएस और यूके में मेजॉरिटी में आप देखेंगे कि सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है. बट अगेन उसमें भी यही इशू आता है कि जब मैरिज के सेपरेशन की बात होती है या उनके सेपरेशन के बाद उनके बच्चों की बात होती है तो तब बहुत डिफ़िकल्टी आती है, बिकॉज़ वो बच्चों को इनहेरिटेंस में इशू आएगा, उनकी इंश्योरेंस में बहुत इश्यूज आते हैं और उन सब चीज़ों के लिए टाइम एंड अगेन अमेंडमेंट्स की गई हैं, उनके लिए अमेंडमेंट्स की गई हैं. और इसी तरह से मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें राह दिखाती हैं कि आप किस तरीके से काम करें, आप किस तरीके से उनके राइट्स के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं. अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे. जी किसका सवाल है और क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम अंकित कुमार है. मेरा सवाल यह है कि सेम सेक्स मैरिज में हाई लेवल कमेटी फॉर्मेशन की बात कही गई है, तो उसमें अडॉप्शन की भी बात उठाई गई है. तो अडॉप्शन में किस प्रकार की दिक्कतें आ सकती है सेम सेक्स मैरिज में? अडॉप्शन में किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं? जी श्वेता मैम. देखिए जो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं इसको 2-3 एंगल से डिस्कस करना चाहूँगी. ज़रूर. देखिए आपने, अगर हम एक तरफ ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि जैसे, और आपने दूसरी कंट्रीज़ का भी जिक्र किया, मैं उसको भी इसमें साथ में लूँगी कि एक तरफ से हम ये मान के चलें कि हमने सेम सेक्स मैरिज को रिकग्नाइज़ कर दिया और उसमें जो एडॉप्शन है, क्योंकि हमारी एक सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है कारा, उनका भी इसमें ऑब्जर्वेशन लिया गया था इस जजमेंट में. देखिए बच्चा जब रेज हो रहा है, आप इज्यूम और प्रिज्यूम करिए कि अगर एक बच्चा सेम सेक्स कपल जो हैं उन्होंने अडॉप्ट किया है और वो बच्चा जब रेज हो रहा है, क्योंकि अगर आप हमारे सोसाइटल स्ट्रक्चर में आप देखते हैं, हमारी जो पेट्रियार्टिकल जो सेटअप है उसमें क्या है, बच्चा क्या देखता है जब वो जैसे ही बड़ा होता है कि मदर घर का काम कर रही है और जो फादर है वो घर से बाहर काम करने जा रहे हैं. यही जनरली देखा जाता है. ठीक है, मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं वहाँ पे मदर और फादर के कॉन्सेप्ट को उसने समझना शुरू कर दिया है बचपन से. ठीक है, और उसमें मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं ज़्यादा संख्या में. लेकिन उसमें उस बच्चे की साइकोलॉजिकल वेलबींग, उस बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उस पे एज सच अभी तक कारा ने भी ये ऑब्जर्वेशन दिए, हमारे पास कोई कंक्रीट रिसर्च ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा सेम सेक्स कपल के पास रेज हो रहा है उसके इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उसका अभी तक कोई कंक्रीट डेटा या रिसर्च अभी हमारे पास नहीं है. लेकिन हाँ, उसमें एक ज़रूर जिक्र होता है यूएस का जी, जहाँ पे जो सेम सेक्स मैरिज है उसको रिकग्नाइज किया है. उस वहाँ पे क्या है कि एक रिसर्च है जिसमें ये कहा गया है कि एकेडमिकली बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया,
जो सेम सेक्स कपल के पास जो अडॉप्टेड चाइल्ड था, उसने एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बट वो एक आइसोलेटेड एग्जाम्पल है हमारे पास जी, उसको हम अपना बेस नहीं बना सकते हैं। तो ये जो सारे जो इसमें अडॉप्शन की अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास इतना कोई रिसर्च नहीं है जिसमें हम ये कह पाएँ कि अगर मान लीजिए सेम सेक्स मैरिज को आप रिकग्नाइज कर दिए और उसके बाद वो जो सेम सेक्स कपल है दे कैन अडॉप्ट द चाइल्ड, है ना, उसके लिए वो चाइल्ड को अडॉप्ट कर लें, लेकिन उसके बाद उसके रेपरकेशन, सोसाइटल इम्पैक्ट और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस बच्चे पे क्या होगा, इसके लिए अभी हमारे पास कुछ है नहीं है कंक्रीट कहने के। कंक्रीट नहीं है लेकिन कंसर्न अपनी जगह है, कंसर्न है, बिल्कुल है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये सिर्फ बात मैरिज को रिकग्नाइज तक करने का नहीं है, इससे आप जो ओवरऑल जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, उसको आप चेंज करने की सोसाइटल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ ये एक अलग एक सवाल आ जाता है। और दूसरा ये भी है कि मुझे लगता है कि जो बच्चे की गोद लेने की बात आती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसकी वेलफेयर कहाँ पर ज्यादा। हाँ बिल्कुल, और अगर हम अडॉप्शन की बात करते हैं तो अगर आप हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की भी बात करें, वहाँ पे क्या है, उन अडॉप्शन लॉज में मदर और फादर के जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो अलग से बताए गए हैं, उसको भी डिफाइन किया गया, उसको भी डिफाइन किया गया है। तो मैं वही कह रही हूँ कि सिर्फ बात मैरिज तक को रिकग्नाइज करने तक की नहीं है, बात उससे जो रिलेटेड, जो मैरिज से रिलेटेड जो लॉज हैं उन पे भी हमें काम करना पड़ेगा शादी को रिकग्नाइज करना। न सिर्फ गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। दोनों के लिए ये अहम होता है, जो बच्चे को गोद ले रहे हैं उनसे ज्यादा अहम होता है उस बच्चे के लिए। बिल्कुल, जो बच्चा आगे परवरिश पाने के बाद इस देश के लिए एक सरमाया बनेगा, इस देश के लिए एक असासा बनेगा, उसका डेवलपमेंट किस तरह से होगा, उसका वेलफेयर कहाँ पर होगा। मीनाक्षी जी कुछ कहना चाहती थी। हाँ जी। इसमें जैसे हमारा जो अभी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है वो ये बोलता है कि जब बच्चा 7 साल से छोटी उम्र का होता है तो कस्टडी हमेशा मदर को दी जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे उन्होंने बोला भी कि डिफ़िकल्टीज़ क्या आ सकती हैं, तो डिफ़िकल्टीज़ यही आ सकती हैं कि जब बच्चा छोटा है तो अगर दोनों ही पिता हैं तो कौन सा पिता होगा, और सिंस बच्चा छोटा होता है तो ऑब्वियसली उसको माँ की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसीलिए हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में बोला गया है कि 7 साल से छोटे बच्चे की कस्टडी हमेशा मदर को दी जाएगी। बहुत अलग कंडीशंस होती हैं जिनमें फादर को भी दी जाती है, बट मेजॉरिटी ओपिनियन इनफैक्ट कोर्टों का भी यही रहता है कि मदर के पास छोटा बच्चा रहे। मदर के पास तो अगर दोनों ही सेम सेक्स मैरिज के होंगे तो वो बच्चे की कंडीशनिंग और वेलबींग को देखने के लिए देखना पड़ेगा, वो डिफिकल्टी डेफिनेटली जो अभी तक एक हमारा एक स्टैंडर्ड बना हुआ है उसके अंदर फिर चेंजेस करने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए और तमाम फैसले लेने के लिए रिसर्च की ज़रूरत होती है कि कहाँ कुछ बेहतर हो सकता है, और उन तमाम चीज़ों के लिए अभी वक्त चाहिए। एक और सवाल लेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम को हम मुकम्मल करेंगे। हमारे इंडिया में जितने भी मेजर लॉज हैं और सेक्शंस हैं वो काफ़ी कंट्रीज़ के कोर एस्पेक्ट्स, कोर लॉज के ऊपर बनाए गए हैं। तो हम एज अ कंट्री क्यों ना उन लॉज को ले जाए, क्यों ना उन कंट्रीज़ की लॉज देखे जाए जहाँ पे ये सेम सेक्स मैरिज ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी हैं। क्योंकि हम जब अपने कानून बनाते हैं तो हमने बहुत सारे मुल्कों के कानून को हमने उनको पढ़ा, उनको समझा, और उसके बाद उसको इंडियन माहौल के मुताबिक बनाने की कोशिश की। और इसी में ही इनका ये सवाल है कि क्यों नहीं हम दूसरे ममालिक के कवानीन को देख करके इस तरह के कवानीन अपने यहाँ लाने की कोशिश करें। जी डॉक्टर श्वेता। देखिए, जो सेम सेक्स मैरिज है और लॉज की बात मैं यहाँ नहीं करूँगी, मैं पहले मैरिज की बात करूँगी। जो मैरिज है इट इज़ प्योरली गवर्न्ड बाय द पर्सनल लॉ, और जो पर्सनल लॉ है वो कस्टमरी लॉज पे बेस्ड है, जो कि हम बहुत सेंचुरी से हम जिन लॉज को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, अगर इससे पहले मैं आपको, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट है जो 1955 में बना, अगर इससे पहले मैं कॉलोनियल टाइम की बात करूं, उस टाइम पे भी जब अंग्रेज़ों का जो व्यू था, उन्होंने हमारे पर्सनल लॉज को, जो हमारे कस्टमरी लॉज हैं, उन पे उन्होंने बिल्कुल अलग रख दिया था। उन्होंने कभी भी उस पर लॉ बनाने की जिक्र नहीं किया, उसमें दखलंदाजी नहीं की, उनमें दखलंदाजी कभी नहीं की थी, क्योंकि उनको ये था कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है,
क्योंकि आप देखिए कि हर एक के कस्टम, अगर मान लीजिए कोई हिंदू है, हिंदू में इतनी डाइवर्सिटी है कि उनकी शादी के रीति रिवाज जो हैं वो अलग अलग हैं जी, सबके रीति रिवाज अलग हाँ, लेकिन मैरिज जो है सेक्शन 5 में जो असेंशियल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मैरिज तभी कंप्लीट होती है, तभी बाइंडिंग होती है जब मैरिज उन कस्टम, उन रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग हुई हो। दूसरा, उसमें एक ये भी जिक्र होता है, देयर शुड नॉट बी एनी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, there should not be any prohibited relationship. Prohibited relationship mean between the husband and a wife, like father and a daughter they cannot marry, mother and a son cannot marry, brother and a sister, ये सारे prohibited relation में आते हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करें कि हमें और कंट्रीज से लेने की अगर बात करें, देखिए हमारा विभिन्नताओं का देश है जी, हमारा जो देश है जो बिल्कुल एक अलग स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए सेम सेक्स मैरिज में हम कहें कि और देशों ने इसको रिकग्नाइज कर दिया और हम भी इसको रिकग्नाइज कर दें, नहीं, उससे पहले मैं ये कहूँगी कि हमें उनके कंसर्न को, जो सेम सेक्स कपल हैं उनके जो कंसर्न है उसको हमने कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करना है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले उनके कंसर्न को रिकग्नाइज करके, उससे पहले हमें अपने सोसाइटल सेटअप को देखते हुए, सोशल एक्सेप्टेंस को लेते हुए सबसे पहले, उसके बाद हम इस पे सोच विचार करें। क्योंकि देखिए आपने लॉ बना दिया, जैसे मैंने आपको सबरीमला का एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे ऐसे लॉ बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है? इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। आपके लॉ बनाने के बाद क्या होता है कि लोग सड़कों पर आ जाते हैं, लॉ तो बना दिया पार्लियामेंट ने, लेकिन उसके बाद अगर वो पब्लिक की भावनाओं के खिलाफ अगर वो है तो वहां पर हमें दिक्कत आ सकती है। फिर वहां पे इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। फिर हम ये नहीं कह सकते कि उस कंट्री ने उसको रिकग्नाइज किया तो हमें भी करना चाहिए, नहीं, क्योंकि हमें अपने पहले अपनी समाज को, अपनी सोसाइटी को देखना है और उसके साथ साथ हमारी पुरानी भारतीय तहजीब, हमारी संस्कृति, उन तमाम मौज़ूआत को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो भी नए मौज़ूआत आते हैं उस पर चलना होगा और उसके मुताबिक तमाम जो मुल्क का तबका है हमारे, उसके मसाइल को हल करना होगा। और इस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया में हम बात कर रहे हैं सभी के राइट्स की। आज के इस मौजू पर हमारे दोनों माहिरीन ने अपने तजुर्बे से रोशनी डाली, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तमाम स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं और आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू के साथ, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।